हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी का टेट सीरीज मार रहे होंगे। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है जो हमारे चैनल पे भी कल के वीडियो में डाला गया था कि आप लोग जो भी लोग इसमें रेलवे का भी तैयारी कर रहे हो या आप लोग सभी आदमी रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं, जो आईटीआई किए होंगे या डिप्लोमा हो या बीटेक होंगे, उनके लिए जो अ, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का भी फॉर्म निकल चुका है। ये कल हम लोग वीडियो बना के डाले थे शॉर्ट वीडियो में अपने चैनल पे, तो आप लोग देखे होंगे। वो कल ही हम बोले थे कि जहाँ तक हो सकता है ये बात संभव सही हो, और वो सही है। तो जो भी लोग इसका तैयारी कर रहे हैं, आप लोग फॉर्म जरूर भरिए। और बिहार एसएससी का टेट सीरीज जो मार रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भी सिलेबस इसी के आसपास में रहेगा। तो आप लोग क्या करिए, उसका जो पीटी का सिलेबस है इसी के आसपास में रहेगा। जो उसमें आप लोग टेक्निकल जो पढ़ने वाले हैं, वो लोग अपनी टेक्निकल का पढ़ाई करते रहिए। और बिहार एसएससी का आज हम लोग जो ये वॉल्यूम 2 है प्लेटफॉर्म के, इसके टेट सीरीज आज हम लोग 5 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो वॉल्यूम 1 का टोटल टेट सीरीज 24 उसका डिस्कशन किए हैं। इससे पहले इसके पुराने वाले बुक से भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है। तो आप लोग जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जो भी चाहिए आप लोग को, या आप लोग को जैसे ही ये बिहार एसएससी का टेट सीरीज खत्म होता है, या बिहार इसके साथ ही आप लोग को आरआरबी एलपी का भी एक डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चन जो आपको रहता है, पूरा सिलेबस प्रीवियस ईयर के जैसा निकला हुआ था, जो एकदम वैसा ही है। इसलिए आप लोग कोई सोचने का ज़्यादा चिंता होने का कोई बात नहीं है। सेम सिलेबस, सेम बुक, आप लोग सेम प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर का टोटल बुक का आप लोग प्रैक्टिस कर जाइए। तो चलिए, आज हम लोग टेट सीरीज, ये बिहार एसएससी का आज हम लोग टेट सीरीज 5 का डिस्कशन करते हैं। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। निम्नलिखित में से आज हम टेस्ट सीरीज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले किसका आया था, तो सबसे पहले मौर्य वंश। तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आपको 1 पे कौन सा आ जाएगा, तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर मौर्य वंश के बाद कौन सा था, तो गुप्त वंश था। गुप्त वंश 2 पे आ जाएगा, सॉरी गुप्त, ये मुगल साम्राज्य है। गुप्त वंश कितना पे आ जाएगा, गुप्त साम्राज्य 2 पे आ जाएगा। फिर सल्तनत काल आ जाएगा कितना पे, दिल्ली सल्तनत सा 3रा पे। और सबसे लास्ट पे कौन सा आ जाएगा, तो गुप्त काल आ जाएगा। तो इसमें आप लोग खोज लीजिए कौन सा आएगा, 1 क्यू पी एस और आर, क्यूपी एस और आर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग इसमें देखते हैं कि जो मौर्य वंश का कार्य था, वो मौर्य वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। तो मौर्य वंश का अगर पूरा शासनकाल देखें तो इनका 322 बीसी से 188 185 ईसा पूर्व तक था। अच्छा, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक से चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये पहले के बहुत बार के वीडियो में बताए होंगे। इनके संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा, गुप्त काल का जो शासन काल था वो 3री शताब्दी से लगभग मध्य से 6ठी शताब्दी के तक माना जाता है। और गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे कौन से, श्रीगुप्त थे। और अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। अच्छा, सल्तनत काल कब से कब तक माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो काल था ये कब से कब माना जाता है, तो 1206 से लेके 1526 तक का इनका कार्यकाल था। और दिल्ली सल्तनत काल के प्रथम जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक कौन सा था, इब्राहिम लोदी था। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत में किस राज्य में स्थित है। तो धूम मठ है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कंबोडिया स्थित जो अंकोरवाट मंदिर है, ये दुनिया का क्या है, 8वां अजूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया, तो किसे दिया गया, तो ये
फेडरल बैंक को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्रीकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का मुख्यालय, आप लोग यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद ऑप्शन नंबर ए। अच्छे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो कनकपति हरिबाबू। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो श्री तमिलिसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिलीपींसी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये दुनिया भर में कब मनाया था? तो 29 नवंबर 2023 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। जैसे इजराइल जो है ये फिलीपींस मुद्दे के संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन नाम से संदर्भित किया जाता है। इजराइल और जो फिलीपींस के मुद्दे को किस स्टेट से संदर्भित किया जाता है? तो टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम से। अच्छा, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। और इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। कौन सा लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीयवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो किसे माना जाता था? तो बंगाल को माना जाता था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अंग्रेज का जो विजय अभियान है ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तो बंगाल से आरंभ हुआ था। अच्छा, भारत में जो राष्ट्रीयवाद की जो शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। अच्छा, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? के अंतर्गत भारत के जो सीमावर्ती देश हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। अच्छा, गोंडवाना लैंड का जो नाम है एडुअर्ड सुएम ने भारतीयों को गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर भारत के गोंडवाना क्षेत्र का नाम रखा था। अच्छा, भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही क्या है? भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेत्र क्या है? तो जो नेत्र है ये क्या है? तो मानव रहित विमान है, ऑप्शन नंबर ई। नेत्र क्या है? तो एक मानव रहित विमान है। और नेत्र विमान का जो नेत्र विमान एक हल्का निगरानी एवं टोहरी विमान है। ये क्या है? एक विमान है। अच्छा, निशांत जो है एक मानव रहित यान खुफिया जानकारी और क्षति का आकलन करने का विमान है। अच्छा, रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो संत कबीर सम्मान है ये बुनोई के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कबीर की जो समाधि स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो कबीर की जो समाधि स्थल है ये मगहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि जो स्थल है ना ये मगहर में स्थित है। मगहर कहाँ है? तो ये यूपी में है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो कबीर का जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी भी आप लोग जानते हैं कि यूपी में ही है। अच्छा, कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार के का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम अब का क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अच्छा, अर्जुन अवार्ड है, ये दूसरा क्या सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और 4 साल अगर कोई निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा खेल रत्न है, कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। तो किसके किसके और बीच किया गया था, तो भारत और वियतनाम के बीच में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत नवंबर 2023 में भारत और नेपाल के बीच में कौन सा हुआ था, तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था, तो ये सूर्य किरण हुआ था। कौन सा हुआ था, तो सूर्य किरण हुआ था। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था, तो मित्र शक्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिणी सूडान की राजधानी है, तो दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा जुबा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वाटर पोलो में, अच्छा, दक्षिणी सूडान की राजधानी एक बार हम देख लेते हैं। दक्षिणी सूडान है, ये 9 जुलाई 2011 को क्या हुआ था, तो सूडान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना था। ये दक्षिणी सूडान जो है सबसे हाल फिलहाल का सबसे बना हुआ राज्य कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है। और ये कब ये बना था, तो जो दक्षिणी सूडान है, ये दक्षिणी सूडान ये कब बना था, तो 9 जुलाई, ये 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक राष्ट्र बना था। अच्छा, सूडान क्या है, एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, तो खार्तूम है। अच्छा, फिजी देश की राजधानी कहाँ है, तो सूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और दक्षिणी सूडान है, ये संयुक्त राष्ट्र का 192वां और अफ्रीकी महाद्वीप का 55वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वाटर पोलो जो है, ये पोलो खेल घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। पोलो खेल में खिलाड़ियों के प्रत्येक पक्ष में कितने संख्या होते हैं, तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 4 होती है। और पोलो खेल का पुराना नाम क्या है, तो चौगान है। चौगान, इसका पुराना नाम क्या है, चौगान है। इसका पुराना नाम क्या है, तो चौगान है। अच्छा, आप लोग सुने होंगे कि कौन सा शासक था जो चौगान खेलते समय मर गया था, तो आप लोग उसको कमेंट करिए। और नेक्स्ट, इसमें सबसे अधिक खिलाड़ी किस फुटबॉल में थी, सबसे अधिक खिलाड़ी कौन से खेल में रहते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में तो 15 होते हैं। अच्छा, हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में कितने होते हैं, प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संगुलु समिति जिन्होंने 2011 की रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है, तो संगुलु जो समिति है राष्ट्रीय खेलों का घोटाले से संबंधित है, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो भुगतान संतुलन से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो बीमा क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो जनसंख्या नीति से है। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपकरण को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो RECL को, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये उपकरण और आपदा प्रबंधन में से क्या मिला है, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट जीके जैसे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। ये 23 के बाद ये 31 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं दिया। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थल पर जहां अशोक के मौजूदा स्तंभ है में बैल प्रधान है, तो कौन सा स्तंभ है, तो वह स्तंभ है रामपुरवा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो रामपुरवा है ये बिहार के पुरातात्विक स्थल रामपुरवा है, जो पश्चिम बंगाल के जो पश्चिम बंगाल में पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अच्छा, और सांची का और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक 4 सिंह वाले सिंह की आकृति मंडित की गई है। एक 4 जो यहाँ पे क्या है, तो 4 सिंहों की आकृति के मंडित की गई है सारनाथ के स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जापान को हरा के स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में विजयी रही और प्रतियोगिता में इतिहास में ये दूसरी बार स्वर्ण पदक जीती है। भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल कप है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग उसको कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत की राजधानी ये पहले कहाँ थी, तो कलकत्ता थी, और 19 मई से 1911 में जो 1911 में घोषणा किया गया कि दिल्ली क्या होगी, इसकी राजधानी बनेगी। और राजधानी कब बना था, तो दिल्ली राजधानी बना था 1912 में बना था। अच्छा, ये 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है ये 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। और इसी में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली को किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ, तो यूनानी रोमन कला को गंधार में प्राप्त हुआ। अच्छा, मथुरा कला एवं यूनानी रोमन कला का विकास जो है ये कुषाण राजवंश के शासनकाल में हुआ। यूनानी रोमन कला को इंडो ग्रीक कला या गंधार कला आदि के नामों से भी जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध के जो सर्वप्रथम मूर्ति है ये किस कला की बनी हुई है, तो ये मथुरा कला के तहत बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता प्रदान नहीं किया गया है, तो किसे नहीं किया गया है, तो राजगीर को नहीं किया गया है, एलोरा का किया गया है, अजंता की गुफा को किया गया है, फतेहपुर सीकरी को किया गया है। अच्छा, बिहार के नालंदा जिले में स्थित जो है ये राजगीर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो जल मंदिर राजगीर में स्थित है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शांति निकेतन में जो शांति निकेतन और होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यूरेनस पृथ्वी के चारों ओर यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो ये लगभग 84 वर्ष में सूर्य का परिक्रमा लगाता है। और यूरेनस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अरुण कहते हैं। और ये क्या है, सूर्य ग्रह की भांति जो है ये ग्रहों के सामान्य दिशा के विपरीत में पश्चिम दिशा से ये पूरब से पश्चिम दिशा में जो और सब ग्रह पश्चिम से पूरब लगाती है, तो शुक्र और जो वरुण है ये क्या लगाते हैं, तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में लगाते हैं। ग्रह जो है अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब में होता है। अच्छा, इस ग्रह पर जो प्रकाश है हरे नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये
कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में नागार्जुन सागर में संलग्न कृष्णा नदी पर निर्मित है। अच्छा, कुंडा जो परियोजना है ये तमिलनाडु के कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया, तो बजट का प्रयोग कब किया गया था, तो 1983 से 1984 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें जो भारत में जो सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट जो था, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1987 से 88 में समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया था। से शून्य आधारित जो बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से आरंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी इसमें क्या थी, कृषि का विकास था। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 तक था। अच्छा, ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक था। और ये किसके मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। अच्छा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के किसके मॉडल पर आधारित था, तो जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था, जो 1961 से 1966 तक था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक था। अशोक रुद्र और एन अनगर और DCR गढ़वाल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो इनकी जन्मस्थली कहाँ है, तो झांसी है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, इनकी जो जन्मस्थली है वो कहाँ है, तो इनकी जन्मस्थली बनारसी है, ऑप्शन नंबर सी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणि कर्णिका तांबे था। 13 वर्ष की अल्पयायु में उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया था। इनका विवाह किनके साथ हुआ था, तो गंगाधर राव के साथ हुआ था। और 1857 के में रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और 17 जून 1858 को रानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए क्या हुई थी, तो वीर गति की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो 17 जून 1858 को हुआ था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो इनका जो विवाह है वो गंगाधर राव के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे, तो राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन से, तो महादेव गोविंद और रानाडे थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, तो इनका संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य है उनके लक्ष्यों में से कौन सा है, तो यह शून्य भूखमरी, जलवायु परिवर्तन, जल के लिए नीचे जीवन और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ये सभी क्या है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो 17 जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में कितने विषय हैं, तो इसमें 17 विषयों पर वैश्विक लक्ष्य दिए गए हैं। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र ये सतत विकास लक्ष्य की
उत्पत्ति वर्ष 2012 में रियो डी जनेवा में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुई थी, जिसमें कितना भाषा पे कितना क्षेत्रों में बल दिया गया था, तो 17 क्षेत्रों में बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बाबर की प्रसिद्ध लड़ाई बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की जो प्रसिद्ध लड़ाई है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना और मुगल साम्राज्य से शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, जो मीर कासिम से कहाँ से था, बंगाल के नवाब शाह, और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब शाह, तो अवध के नवाब शाह, संयुक्त सेना ने इन लोगों की लड़ाई की थी। और ब्रिटिश जो थी इसमें क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने संयुक्त युद्ध में संयुक्त बलों को हराया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो इसी के परिणाम स्वरूप 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्या किया गया था, तो इलाहाबाद की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 46 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको आ जाएगा ये 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र केरल है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत प्राचीन काल में मसालों के लिए क्या था, तो विख्यात था। और प्राचीन काल में काली मिर्ची को यौन प्रिय साहित्य में कहा गया है। यूरोपीय कंपनी जो थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए आए थे, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ से मसालों का व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो 1949 में लागू किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 26 नंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9 को स्वतः ही लागू हो गए। ये कब लागू हुए थे, तो ये जो लागू हुए थे ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गए थे। अच्छा, संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके बारे में दिया गया है, तो 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। नागरिकता के बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सतत विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। और भारत में अब तक 3 बार वर्ष 1962 में, 1971 में तथा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया था। 44वां संविधान संशोधन था 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं, ये पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत में जो ग्राम पंचायत के कितने स्तर हैं, तो भारत में जो ग्राम पंचायत के इनको स्तर बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं। कौन कौन से, तो पंचायत स्तर पे ग्राम स्तर पे जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होगा, और जिला स्तर पे जिला परिषद होगा। अच्छा, पंचायत समिति क्या है, तो एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत समिति है। और 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 के तहत ये पंचायत समिति है उस राज्य में नहीं होगा जिसकी जनसंख्या क्या है, तो 20 लाख से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो चीन में जो है गृह युद्ध की शुरुआत 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 1927 में कोओमिन तांग पार्टी ने साम्यवादी लोग क्या हो गए, अलग हो गए थे। और 1911 में चीनी क्रांति के नायक कौन थे, तो 1911 में चीनी क्रांति के नायक थे सन्यात
सेन, ये बहुत पूछा जाता है। चीनी क्रांति के नेता कौन थे? तो सन्यात सेन थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है ये बांग्ला है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बेलारूस की राजधानी क्या है? तो जो बेलारूस की राजधानी और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ये ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो ढाका है। अच्छा, बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करती है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय जो प्रतीक है ये राष्ट्रीय फूल वाटर मिली है, जो 2071 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बेलारूस जो है पूर्वोत्तर सोवियत संघ का घटक गणतंत्र है और बेलारूसिया कहलाता है। बेलारूस एक क्या है? स्थलरूप देश है। और बेलारूस का जो राष्ट्रीय मुद्रा वो क्या है? तो बेलारूसी रूबल है। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो काबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंस था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता वर्ष 1883 ईस्वी में जेम्स प्रिंस को हुई। अच्छा, भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। और भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों को जो आय का जो स्रोत है क्या है? मेला और बाजार है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे, राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243 जे के अनुसार उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने तथा धन प्राप्त करने को व्यय करने के आधार पर प्रदान की जाती है। और ग्राम पंचायतों द्वारा कौन कौन सा कर वसूला जाता है? तो पशुओं के रजिस्ट्रेशन फी, दूध उत्पादन पर कर, वाहन कर, पशुओं पर कर और मनोरंजन पर ही कर। ये किसके किसके द्वारा वसूला जाता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है ये लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के युग बनाना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। अच्छा, पंचायती राज का उद्देश्य है क्या है? राजनीतिक जागरूकता फैलाना है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया एवं नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो किसके द्वारा? तो पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। अच्छा, सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा 1972 में पंचवर्षीय योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया और इसका आधार क्या था? तो रोजगार प्रदान करना था। अच्छा, इसी योजना की अवधि में देश में आपातकाल लागू किया गया था। तो आपातकाल कब से कब तक लागू हुआ था? तो आपातकाल जो है ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से आरंभ किया गया था? तो 1992 से आरंभ किया गया था। और अन्नपूर्ण योजना कब से आरंभ किया गया था? तो 2000 में आरंभ किया गया था। काम के बदले अनाज कब से आरंभ किया गया था? तो 1977 में आरंभ किया गया था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण दर कब से आरंभ किया गया था? तो 1977 में आरंभ किया गया था। तो ये सभी जो दिया हुआ है सही दिया गया। तो कौन सा होगा? ए का 1 2 का, फिर तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायतों के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो इनके लिए अनुदान का जो प्रावधान है कौन सा संस्था करता है? तो राजवित्त आयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राजवित्त आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 243 वन के और 243 वन और 243 वाई के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग जो है वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, काट और दा और कृषि संबंधित राज्य, इसको मिलान करना है। तो जो दहिया है दहिया ये मध्य प्रदेश से संबंधित कांटा है वन का। फोर जो करुण जो है ये कहाँ का है? तो करुण झारखंड का है। 4B का 2, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फोर का और बी का क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें ये बी नहीं होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1 का 4 और 2 का 1, तो एक ही में है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मृग नैनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनैनी का जो महल है ये कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मृगनैनी का जो महल है राजा मान सिंह तोमर के ने निर्माण करवाया था, और मृगनैनी जो है ये बिरदा वनकालीन बर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। अच्छा, मदन महल कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। अन्ना सागर कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। पत्थर का मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। और हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को, ऑप्शन नंबर 1 मई 2016 को हुआ था। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अच्छा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार जो है बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से आरंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है यह 28 अगस्त, पहले वाले कितना बार के वीडियो में बता चुके होंगे। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुआ था। अच्छा, मेक इन इंडिया कब से आरंभ हुआ था? तो मेक इन इंडिया जो है ये 25 सितंबर 2014 को आरंभ हुआ था। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से स्टार्ट हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। अच्छा, 1 रैंक 1 पेंशन योजना कब से आरंभ हुआ था? तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है 7 नवंबर 2015 को हुआ था। स्टार्टअप इंडिया कब से आरंभ हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया जो है ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। मथुरा लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरा लोक नृत्य है ये तेलंगाना राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, काठी जो लोक नृत्य है कहाँ प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में है। दंगलाम जो है ये कहाँ की नृत्य है? तो मिजोरम की है। दसाई नाच कहाँ की नृत्य है? तो झारखंड की है। तंगर मेल कहाँ की नृत्य है? तो गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की जो प्राक्कलन समिति है क्या है? एक अस्थायी समिति है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, और इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इनके सदस्यों की संख्या 30 होती है। जो कहाँ, ये किस सभा के होते हैं? जो लोकसभा के होते हैं। अच्छा, प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य है जो प्रशासन में मितव्ययता और
कार्यकुशलता संबंधी सुझाव देना। और पराक्रम समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पराक्रम समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अच्छा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं उसका आप लोग कमेंट करिए, और किस सदन के कितने सदस्य होते हैं इसका भी कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। नाफदा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नाफदा जो बाघ अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ई, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई थी। पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेरियार जो टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आनामुरी है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आनामुरी पर्वत की जो चोटी है आनेमुरी, ये क्या है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ये। और ये किस और ये पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है जिंदागढ़। ये किसका नाम है? तो ये पूर्वी घाटी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो हुआ था कोया विद्रोह, ये 1879 से 1819 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कोया विद्रोह जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक दीर्घकालिक तक चलने वाला विद्रोह था। इस विद्रोह के द्वारा क्या गया था? तो उड़ीसा के मलकागिरी जिले में कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। भारत में निम्नलिखित में से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती की अनुमति दी गई? तो किसकी दी गई है? तो बीटा कपास की। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बीटा का तात्पर्य क्या है? तो बेसिलस थुरी निज सिंस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर जो पानी का हिमांक है ये 273.15 केल्विन है। ऑप्शन नंबर सी। जो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, जो पानी का जो त्रिक बिंदु है ये कितना होता है? तो पानी का जो त्रिक बिंदु है 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? तो फॉरेनहाइट और केल्विन क्या होता है? फॉरेनहाइट और सेल्सियस क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो मैग्नेटिक डिस्क इसमें से कौन सा नहीं है? तो डीवीडी जो है ये मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। जीप डिस्क मैग्नेटिक डिस्क है। ये सभी क्या है? तो मैग्नेटिक डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवालों की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो किसने किसके द्वारा किया गया था? तो F.H. फ्रिंज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग फाइकोलॉजी कहलाते हैं। अच्छे, हरी शैवाल में स्टार्च पदार्थ संचित रहता है और नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। संलग्न की गुप्त ऊष्मा है। तो संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा है क्या है? ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए एक गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तापमान के नियत रहने पर ठोस से द्रव और द्रव से ठोस में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो का मान कितना होता है? तो 80 केल्विन पर ग्राम होता है। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये विटामिन B12 की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, रेड ब्लड सेल का निर्माण कम होने से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। विटामिन B1 का नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन B2 का नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन है। अच्छा, विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो क्लोसिस होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटिनिक अम्ल है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B12 का नाम क्या है? तो साइनेकोबाल्मिन है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो रक्त क्षीणता या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, धातु की जो ऑक्साइड होती है क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। और सिलिकॉन क्या है? एक उभयधर्मी अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इकोलॉजी शब्द डैश शब्द इक्योलॉजी से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो यूनानी शब्द से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है ये इक्योलॉजी के रूप में किया जाता है। और उन अच्छा, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। सीपीआर पर्यवेक्षण सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं से होता है? तो विषाणुओं से कौन सा रोग होता है? तो चिकन पॉक्स होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यह बेरिसिला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। और ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब ये 105 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग से संबंधित है। चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियां जो होती है वो क्या होती है? तो शिथिल होती है तथा लेंस क्या हो जाता है? तो पतला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो पश्चिमी पेशीय का जो संकुचन तथा शिथिलन लेंस का क्या होता है? द्वारक परिवर्तन करने में सहायक होता है। और अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजन कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस की समंजस क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। किसी पिंड का जो जड़त्व होता है ये किस पे निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पे करता है। यदि गति की अवस्था में परिवर्तित हो तो प्रतिरोध करता है, ऑप्शन नंबर। वो जड़त्व क्या करता है? तो गति की जो अवस्था होती है उसमें क्या करता है? वो प्रतिरोध करता है। आप लोग जानते हैं कि जड़त्व किसके इक्वल होता है? तो जड़त्व जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान होता है। और जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले बल का क्या करता है? प्रतिरोध करता है। और जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो गैलीलियो ने बताया था। अच्छा, जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, विरामा का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा पादक रोग खनिजों की कमी के कारण होता है? तो खनिजों की कमी के कारण से कौन सा होता है? तो चुकंदर का केंद्र बिंदगन, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, चुकंदर का हॉट रोग जो है ये बोरोन की कमी से होता है। धान में जो खौरा रोग है जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो तांबे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी अन्य अवांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिनिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, धातु का संक्षरण से बचाने के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग करते हैं। अच्छे,
जो विद्युत लेपन के जो उदाहरण क्या है, तो लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, तो तांबा का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन फिलामेंट का जो गलनांक होता है वो 3422 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान कितना होता है, तो जलते हुए बल्ब का अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अच्छा, बल्ब के अंदर में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, तो अक्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। विद्युत हीटर जो है ये विद्युत आयरन इत्यादि में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। और नाइक्रोम का तार एक मिश्र धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों क्या होता है, तो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। दो प्रकोष्ठों वाले हृदय किसमें पाया जाता है, तो दो प्रकोष्ठों वाला जो हृदय है मछली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मगरमच्छ जो है सरीसृप से संबंधित है जिसमें 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय पाया जाता है, परंतु एक अपवाद के रूप में क्या है, मगरमच्छ है जिसमें 4 हृदय पाया जाता है। अच्छा, पक्षियों में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय है तथा उभयचरों में कितना है, 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय हैं। और स्तनपायी में 4 प्रकोष्ठ के हृदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलते हैं, तो ये एक्सेंस छोर पर बदलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जब कोई विद्युत जो है संकेत किसी न्यूरॉन के एक्सन छोर तक पहुंचता है तब यह क्या करता है, रासायनिक पदार्थ मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। गलत वाक्य को ढूंढिए, तो गलत वाक्य इसमें से कौन सा है, तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है और इसीलिए यह अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है, सही है। और कोशिका द्रव का परद्रव भी कहा जाता है, कोशिका द्रव को परद्रव भी कहा जाता है, तो यही क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी। परद्रव वह पदार्थ है जिसका प्रयोग क्या करता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक सभी के लिए किया जाता है। और कोशिका द्रव में क्या होता है, सभी कोशिकांग जैसे केंद्रक, अंतः परदवी, जालिका तथा गोल्जी उपकरण आदि क्या रहते हैं, तो निहित होते हैं। और कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक आवरण के बीच का भाग होता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। फेरिक और फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है, तो इसमें ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है, तो 3:1 है, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें जो है आयरन के कितने आयरन के जो है ये प्रमुख संयोजकता कितनी कितनी होती है, तो आयरन की अगर संयोजकता देखी जाए तो एक +2 होती है और एक -+3 होती है। कितना होती है, एक +2 और एक +3 होता है। +2 को हम लोग फेरक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग फेरस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो फेरस पढ़ेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे तो फेरिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सभी जो रज्जुकड़ी में क्या होते हैं, तो मेरुदंड होते हैं, सही है। सभी में क्या होते हैं, तो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, तो ये क्या है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये क्या है, गलत है। अच्छा, कार्डेटा संघ में के निम्न लक्षण है। कार्डेटा संघ जो है इसके कौन कौन से लक्षण है, तो इनमें पृष्ठरज्जु की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाइरूवेट का जो लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे, पाइरूवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण ऐसा नहीं होता, ऑप्शन तो इसमें पूछा है कि ये किसके कारण होता है, तो पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। और ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्मा में पहुंचता है तो सर्वप्रथम पाइरूविक अम्ल में टूटता है और पाइरूविक अम्ल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो किसमें टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, जो मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है जिससे थकान अनुभव होता है। और यहीं अगर पाइरूविक
अम्ल को जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, जहां ये क्रेब्स चक्र के उपरांत ऊर्जा का एटीपी का निर्माण करता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थानों को भरने में सहायता करती है? तो कौन करते हैं? तो गर्तिका करती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गर्तिका जो है संयोजी ऊतक, ढीली संयोजी ऊतक है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है तथा ऊतकों को मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का क्या काम है? तो इसमें नियंत्रक रॉड का क्या काम है? तो ये चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जिसमें नाभिकीय भट्ठी में जो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 240 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मंदक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और D2O का किया जाता है। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विखंडन के दौरान जो ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थों को हम लोग शीतलक कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, नाइट्रोजन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह गोला क्या होता है? तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जब कांच की छड़ को सिलिका से रगड़ने पर कांच से सिल्क और इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होगा, जिससे कांच की छड़ पर धनावेशित और सिल्क क्या होगा? तो ऋणावेशित होगा। और किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। प्लेट हेलमिंथेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? तो ये कौन सा? तो फेलिक कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 75 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है ये यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप जिसका भी आप लोग का बिहार एलपी का जो फॉर्म भरने वाले, आरआरबी जो एलपी का फॉर्म भरने वाले हैं, वो आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कौन से बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड